स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे देश के एक ऐसे जांबाज जासूस की जो हर हालात में देश के साथ खड़े रहे। देश के, हमारे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में करीबन 8 साल रहे और ना सिर्फ रहे, पाकिस्तान की सेना में उन्होंने दाखिला ले लिया था। ये भारत के जासूस थे जिनका नाम था रविंद्र कौशिक। कैसे रविंद्र कौशिक को टाइटल मिलता है, उन्हें खिताब दिया जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ब्लैक टाइगर का। किस तरह से वो पाकिस्तान गए थे, वहां उन्होंने क्या क्या खुफिया जानकारी हमारी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर की, उन्हें दी, 8 सालों तक रहे। लेकिन इसके बाद क्या ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वो पल था कि जब उन्हें अपनी जीवन के जो आखिरी 18 साल थे वो पाकिस्तान की जेल में बिताने पड़े और वहां उन्हें उनकी आखिरी सांस लेनी पड़ी। सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। रविंद्र कौशिक जी की ये जो कहानी है, ये भारत के जासूसी इतिहास के एक तरह सबसे बड़े जासूस कहे जाते हैं। उनकी कहानी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आप सभी के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस वीर सपूत जांबाज रविंद्र कौशिक की कहानी को जानना। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1952, 1952। 11 अप्रैल के दिन राजस्थान के श्री गंगानगर में रहने वाले JM कौशिक और अमला देवी जी के यहाँ उनके पहले बेटे का जन्म होता है। पहले बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा जाता है रविंद्र। रविंद्र की स्कूली पढ़ाई जो थी वो श्री गंगानगर में ही हुई। घर में 2 बहनें थीं, एक भाई भी था। पिताजी जो थे JM कौशिक, वो भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके थे। श्री गंगानगर जो जगह है, जो सिटी है, वो बेसिकली आपको बता दें कि भारत पाक का जो बॉर्डर है उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू मलकोट बॉर्डर जो है वो वहाँ पे पड़ता है। बड़े होते होते रविंद्र कौशिक जो थे, वो अपने आसपास भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव था उससे भली भांति वो वाकिफ थे। बड़े होते होते उन्होंने ये जो दौर था पाकिस्तान और भारत की, जो एक तरह से जंग थी, उसको भी देखा था और वो उसको जानते थे कि किस तरह का तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। 12th के बाद करीबन 1970 में, जब 1970 में उनकी 12वीं क्लास कंप्लीट हुई, 12वीं के बाद उन्होंने बीकॉम करने के लिए श्री गंगानगर के ही सेठ GL बिहानी SD पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। बीकॉम करने लगते हैं। पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने बीकॉम में अपना जो सेठ GL बिहानी कॉलेज था श्री गंगानगर का, वहाँ पे उसका जो थिएटर ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया। थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और एक्टिंग का बहुत ज़्यादा उन्हें शौक था। लोग कहते भी थे कि वो विनोद खन्ना जैसे लगते हैं, तो वो रहते भी उसी के हिसाब से थे, उसी तरह से थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे दिखने वाले शख्स थे। एक तरफ रविंद्र कौशिक जो थे वो कॉलेज में बीकॉम के साथ साथ अपनी एक्टिंग का जो करियर था उनका, वो एक्टर एक बनना चाहते थे, एक तरह से उसको परस्यू कर रहे थे और देश के लिए कुछ करने की हमेशा से उनके अंदर चाह थी। बताते हैं कि हमेशा वो, कई बार ऐसा होता था कि भगत सिंह का कैरेक्टर ही करने के लिए अपनी जिद पकड़ लेते थे कि मैं भगत सिंह का कैरेक्टर करूंगा। उन्हें फ्रीडम फाइटर्स से बहुत ज़्यादा लगाव था। इस तरह के एक शख्स थे। एक तरफ ये यहाँ पे अपना बीकॉम की डिग्री कर रहे थे श्री गंगानगर के सेठ GL बिहानी कॉलेज में, और दूसरी तरफ देश का उस समय ये वो 70 का दशक चल रहा था, ये वो दौर चल रहा था जब आपको बताते हैं 70 के दशक में क्या क्या देश में हो रहा था। 71 में, 1971 में देश ने भारत और जो पाकिस्तान का जो हमारा युद्ध था उसको देखा। यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, इसकी वजह से पाकिस्तान जो था वो बौखलाया हुआ था। ये भी उस 70 के दशक में चल रहा था। दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तानी जो उग्रवादी थे उनका आतंक लगातार उभर रहा था, ये भी देश देख रहा था। और पाकिस्तान में जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान में यहाँ पे जो मोहम्मद जिया उल हक थे, उन्होंने इसी 70 के दशक में यहाँ पे जो पावर थी उसको ओवरटुक यहाँ पे किया था 1977 में, जब उन्होंने कू किया था। तो यहाँ पे सेना ने तख्ता पलट किया था, सेना का वर्चस्व हो गया था पाकिस्तान में और भारत के लिए आसार कभी भी बिगड़ सकते थे। तो ये सब कुछ उस 70 के दशक में चल रहा था। पाक मिलिट्री के हर एक एक्शन पे हमें नज़र रखनी थी, उसको हमें लगातार, उसकी एक तरह से कहा जाए कि हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ थी उस समय, RAW इस पर लगातार काम कर रही थी और कैसे भी हमें अर्ली साइंस हम डिटेक्ट कर पाएँ पाकिस्तान के एक्शंस के, इसके लिए हमें यहाँ पे काम करना था। बताते हैं इसी दौरान रॉ ने एक प्रोजेक्ट एक्स शुरू किया था। प्रोजेक्ट एक्स, जिसमें भारतीय जो स्पाइस थे, जो भारतीय जासूस होंगे, उन्हें पाकिस्तान में रेसिडेंट एजेंट या फिर रेसिडेंट स्पाई बनाकर भेजा जाता था। उन्हें पाकिस्तान में वहाँ पे रहना पड़ता था और वहाँ से वो लोग सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान की मिलिट्री की, उनके एक्शंस की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ISI की, जो भी सूचना मिलती थी उसको भारत तक पहुँचाते थे। ये वही दौर था 1970 का, जब ये सब कुछ चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ इसी दौर में 1973 की बात है, 1973 का वो साल था जब रविंद्र कौशिक जो थे उनका फाइनल ईयर था बीकॉम का। वो अपने फाइनल ईयर में पहुंच चुके थे कॉलेज में
रॉ के श्री गंगानगर स्टेशन में कुछ ऑफिसर्स थे, उनकी नज़र इस बीच में रविंद्र कौशिक पर पड़ जाती है। बीकॉम कर रहा है रविंद्र कौशिक पर उनकी नज़र पड़ती है। और इसी दौरान क्या था कि 21 साल करीबन रविंद्र कौशिक की उम्र थी। 21 साल के रविंद्र कौशिक का एक ड्रामा फेस्टिवल के लिए, नेशनल ड्रामा फेस्टिवल था, नेशनल ड्रामा मीट बताई जाती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाना होता है। इनका लखनऊ जाना होता है और वहाँ पे बताते हैं कि एक उनका मोनो एक्ट था जिसमें वो अभिनय कर रहे थे एक भारतीय सेना के अफसर का, जिसे चाइना की आर्मी ने पकड़ लिया है और चाइनीज़ अफसरों ने पकड़ लिया और वो लोग उससे उगलवाना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उसने कोई भी खुफिया जानकारी देने से मना कर दिया है। तो इस तरह के एक जाबाज सेना अधिकारी का, भारतीय सेना अधिकारी का वो यहाँ पे रोल कर रहे थे उस प्ले में। ये उनका पूरा मोनो एक्ट था। बताते हैं कि इस बीच में उस प्ले के दौरान ही लखनऊ में कुछ खुफिया अधिकारियों ने RNAW के यहाँ पे रविंद्र कौशिक को देखा, उनके अभिनय को देखा, और उसके बाद क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स RNAW का चल रहा था, उसको शुरुआत कर दी गई थी, तो इसके लिए यहाँ पे उनका ध्यान आकर्षित उन अफसर्स का रविंद्र कौशिक ने यहाँ पे कर लिया था। दोस्तों, इस एपिसोड के बीच में आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, एक अहम जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप UPSC सिविल सर्विस से एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा अपने सारे कोर्सेज, सारे बैचेज जो स्टडी IQ आपके लेकर आया है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, वहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और भी कई सारी डिटेल्स आप उसमें जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स को अपने ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी लीजिएगा। और इसके बाद बड़े से बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए सिर्फ एक कोड जो आपको लगाना है वो है VJ Live। VJ Live को यहाँ लगाते ही आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, इस आपकी प्रिपरेशन में, इस आपके कोर्स में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी पाएंगे। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। ऑफिसर्स ने यहाँ पे लखनऊ में उस नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में, नेशनल ड्रामा मीट में जब रविंद्र कौशिक के उस प्रदर्शन को देखा था, उस रोल को देखा था, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे। बताते हैं कि इस नाटक के बाद में, इस थिएटर एक्ट के बाद में रविंद्र कौशिक के कुछ ऑफिसर्स ने जाके रविंद्र कौशिक से बातचीत की। उसके बाद में उनसे आगे की बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे इसी बातचीत में एजेंसी ने, जो अफसर थे, उन्होंने एजेंसी के बारे में, RNAW के बारे में रविंद्र कौशिक को बताया जाता है ये पहली बार था जब रविंद्र को ये पता चला कि भारत की एक खुफिया एजेंसी भी है जिसे RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। रविंद्र कौशिक ने यहाँ पे मिलने के बाद अफसर से अपना जो मन था एक तरह से वो बना लिया था, वो सोच चुके थे, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमेशा से देश के लिए कुछ करने का एक जुनून उनके अंदर रहा, और ये वो उम्र होती है, करीबन 21 साल की उनकी इस समय उम्र बताई जाती है, तो ये वो जुनून था जिसके लिए उन्होंने पहली बार में यहाँ पे हामी भर दी, वो अपना मन बना चुके थे। 1973 ये वही साल था जब उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई थी, बीकॉम उनका कंप्लीट हो चुका था। बताया जाता है एक दिन रविंद्र कौशिक ने अपने फादर से, अपने पिता से ये कहा कि वो राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं एक जॉब के लिए, और उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, तो वो दिल्ली जाना चाहते हैं। पिता ने पूछा क्या जॉब है, उन्होंने उसके बारे में कुछ उनको जानकारी दी, और उसके बाद में वो यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन दरअसल असल में होना क्या था कि ये दिल्ली नहीं जा रहे थे, ये असल में रॉ के लिए 2 साल की जो उनकी ट्रेनिंग थी, वो अपने उस ट्रेनिंग पीरियड पर जा रहे थे। करीबन 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली, 1973 से शुरुआत हुई थी, 75 तक उनकी ट्रेनिंग चलती है। इस ट्रेनिंग के लिए वो दरअसल अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में रहने वाले थे, और ये रॉ की ट्रेनिंग के लिए यहाँ से जाने वाले थे। रविंद्र कौशिक को इस ट्रेनिंग के दौरान उर्दू सिखाई गई, क्योंकि उन्हें पहले से भी बताया जाता है कि कुछ हद तक उन्हें उर्दू की जो समझ है वो भी थी। उसने इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस उनको बताई गई कि किस तरह से एक जो शख्स है, जो एक मुस्लिम लड़का होता है या एक मुस्लिम शख्स होता है, वो किस तरह से उसकी दिनचर्या होती है, क्या उसे करना होता है, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई। साथ ही साथ में उनका बताया जाता है कि मेडिकल उसके प्रोसेस के अंडर भी उनको जाना पड़ा जब उनका खतना कराया जाता है, तो ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे की। ये सारी चीज़ें कराने के बाद इस 2 साल की ट्रेनिंग में साथ में उनको इस बीच में जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है उससे फैमिलियर कराया जाता है, पाकिस्तान के एक एक जगह के बारे में बताया जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एजेंसीज़ को जिन पर नज़र रखनी है उनके बारे में बताया जाता है, पाकिस्तान की ओवरऑल टोपोग्राफी उनको बताई जाती है। और क्योंकि वो राजस्थान के उस टाउन से थे, राजस्थान के उस जगह से थे जो कि पंजाब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे उन्हें पंजाबी बोलने में भी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट थे, और दिखते भी इस तरह के थे कि कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि ये कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता एक तरह से कि वो पाकिस्तानी एक तरह से उस तरह से लगते थे उनके हुलिये से, तो उनका हुलिया भी और ज़्यादा उसको बनाया गया। उन्हें ट्रेन कर दिया गया था एक तरह से इन 2 सालों के बीच में रेजिडेंट एजेंट बनाने के लिए रॉ का, जो कि पाकिस्तान में रहने वाला था। इस बीच में रविंद्र कौशिक का घर भी आना होता था। हर बार जब भी घर वालों से मिलना हुआ, घर पे आना हुआ, एक पर्दा अपना बना के रखते थे घर वालों से,
कभी भी उनने पता नहीं चलने दिया कि वो क्या क्या कर रहे हैं उन 2 सालों के बीच में। तो इस तरह से ये सब चलता है। बताया हर बार घर वालों को कि उनकी जॉब चल रही है दिल्ली के अंदर, और फिर साल आ जाता है 1975। ये 2 साल जो थे वो बीत जाते हैं। ट्रेनिंग के 2 साल पूरे हुए। रविंद्र कौशिक यहाँ पे रॉ के रेसिडेंट एजेंट बनकर पाकिस्तान जाने के लिए, अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, और ये जो पोस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली थी। साल 1975 के शुरुआती महीनों में रविंद्र कौशिक के जो सारे भारतीय रिकॉर्ड्स थे, जो उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे उस समय पे, उन सबको मिटाया जाता है। एजेंसी ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिटाया, और उन डॉक्यूमेंट्स को मिटाने के बाद में रविंद्र कौशिक को एक नई पहचान दी जाती है। एक नई पहचान जिसमें उनका एक नया पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट था, जन्म प्रमाण पत्र था, जिसमें उनकी 10th की जो मार्कशीट थी उसको बनाया गया था, 10th ग्रेड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को बनाया गया था, और उन्हें एक नया नाम दिया गया था, नवी अहमद शाकिर। नवी अहमद शाकिर वो शख्स जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही पला बड़ा है। तो ये उनका एक नया नाम, एक नई आइडेंटिटी थी। इसी के साथ रविंद्र कौशिक जो थे 1975 में रॉ के अंडरकवर जो एजेंट थे वो पूरी तरह से बन चुके थे, और अपने सीक्रेट मिशन पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। साल 75 की ये बात बताते हैं कि बीच के कुछ महीनों में एक रात को सीमा सुरक्षा बलों की जो चौकी थी, जो स्टेशन था, उससे कुछ ही दर्जन मीटर दूर एक तमिल भाषी जो ऑफिसर थे RNW के एजेंसी के, वो अपने इस पूरे मिशन पर विचार कर रहे थे। वो यहाँ पे मौजूद इसलिए थे क्योंकि वो रविंद्र कौशिक को फाइनली अलविदा कहने के लिए आए थे। वो पाकिस्तान में अब एंटर करने वाले थे यहाँ से। तो यहाँ पे वो जो तमिल भाषी अधिकारी थे वो अपने इस पूरे मिशन पर विचार करते हैं। रविंद्र कौशिक वहाँ पे मौजूद थे, और उस बॉर्डर पॉइंट से, उस भारत पाक की सीमा के जगह से, वहाँ से इसके बाद वो फाइनली रविंद्र से हाथ मिलाते हैं और उन्हें गुड लक कहते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं उनके इस मिशन के लिए। और फाइनली अमृतसर वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, और रविंद्र कौशिक जो थे वो उस रात के अंधेरे में पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके फाइनली पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब ये साल 75 था जब रविंद्र कौशिक यहाँ से भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने कराची को अपना बेस बनाया, और इसके बाद ही कराची को अपना बेस बनाने के बाद वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने के बाद, लोगों का और शहर का जायजा लेने के बाद ही उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना काम यहाँ पे शुरू कर दिया था पाकिस्तान में। बताते हैं, सबसे पहले रविंद्र कौशिक ने कराची के लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन लिया LLB के लिए। LLB करने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इसके साथ ही वो जो इन्फॉर्मेशन इस बीच में जो मिलती थी उसको भारत तक पहुँचाते थे, जो मिडिल एजेंट्स थे उनके जरिए रॉ तक पहुँचाते रहे। LLB के आखिरी साल में, LLB का जो उनका आखिरी साल आ चुका था, इस बीच में हुआ क्या अचानक से कि उनको अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिखता है। इस बीच में वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुके थे, लेकिन अब उनका जो अगला स्टेप था वो ये होने वाला था कि क्योंकि उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट देखा, एक विज्ञापन दिखता है अखबार में कि पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम निकला था, और इसी के साथ पाकिस्तान आर्मी में ये जो एग्जाम था, इसके लिए रॉ के जो अफसर थे उनको जब बताया गया कि रविंद्र कौशिक ने कहा कि मैं इस एग्जाम में जाना चाहता हूं और यहाँ पे जाके मैं पाकिस्तान आर्मी में दाखिला ले सकता हूँ, रॉ के ऑफिसर्स को जब ये बताया गया तो उन्होंने अप्लाई करने से इस एग्जाम में मना कर दिया। ये कहा गया कि इस ग्राउंड्स पर उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन है और जो एक फिक्शनल पूरा एक कैरेक्टर बनाया गया है, ये उस वेरिफिकेशन में जो इस एग्जाम के लिए होगा उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये आपको यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ से वो एक बार फिर से रुक जाते हैं। LLB अब उनका कंप्लीट होता है क्योंकि आखिरी साल चल रहा था। बताते हैं एक ही महीने के बाद में एक और मौका उन्हें मिलता है। ये मौका इस तरह से मिला था कि एक बार फिर अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला था, और इस बार एडवर्टाइजमेंट था पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली थी मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो BCom पहले भी कर चुके थे, उन्हें समझ भी थी, तो यहाँ पे जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी थी इसके लिए वो अप्लाई कर देते हैं। रविंद्र कौशिक ने जब यहाँ पे अप्लाई किया, उनका इस वैकेंसी के लिए एडमिशन हो जाता है, उनको इसमें सिलेक्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी में अब उन्हें जॉब मिल चुकी थी। एक सीक्रेट एजेंट के लिए जो कि भारत से गया हुआ हो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी निकालने के लिए, रॉ तक भेजने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे खतरा भी था जो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था जितना अच्छा ये मौका था। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान आर्मी में जो थे वो दाखिला ले चुके थे। एक तरह से उनकी वहाँ पे अब जॉब थी। खुफिया जानकारी लगातार भारत भेजते रहते थे, और ये बताया जाता है बाद में कि जो मटेरियल जितना भी वहाँ से मिला है उनके उस दफ्तर से जहाँ से उन्होंने ये मटेरियल पूरा जो जितनी भी जानकारी भेजी है वो गोल्ड माइन साबित हुई है एजेंसी के लिए, भारत की खुफिया एजेंसी के लिए। उसको कहते हैं कि वो एक सोने की खदान साबित हुई है, इतनी अहम जानकारी उन्होंने भेजी थी। उनके ऑफिस से उस समय पे पाकिस्तान मिलिट्री के अकाउंट डिपार्टमेंट में जब वो काम कर रहे थे
उस टाइम पे उन्होंने मूवमेंट्स तक की रिपोर्ट्स दी हैं मिलिट्री यूनिट्स के, पाकिस्तान की मिलिट्री यूनिट के मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं इसकी रिपोर्ट्स, की ऑफिसर्स जो वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ किस किस एरिया में की जा रही है बॉर्डर पे, इस तक की रिपोर्ट उन्होंने भेजी। साथ ही साथ में जो ट्रेन्स जिनमें वॉर मटेरियल जो था पाकिस्तान जो अपना यहाँ से वहाँ सप्लाई करता था, उन ट्रेन्स तक के मूवमेंट की जानकारी हमारी खुफिया एजेंसी को, भारत को यहाँ पे मिल जाती थी। रविंद्र कौशिक ने इस चीज़ के लिए, ये जो पूरा जानकारी भेजते थे, बताते हैं उसके लिए वो एक पोस्टल सिस्टम पर डिपेंड हुआ करते थे ये पूरी जानकारी इंटेलिजेंस की भेजने के लिए, जिसमें वो इस पूरी जानकारी को रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे एक इनविजिबल इंक से। इसके बाद में इसको भेजा जाता था कुवैत और दुबई के एड्रेसेस पर, खुफिया एजेंसी के कुवैत और दुबई के एड्रेसेस पर इनको भेजा जाता था। और ये जितनी भी जानकारियाँ थी आपको बता दें, इनको पहुँचने में, क्योंकि ये आज का दौर नहीं था, ये साल 1975 से 1980 की बात है, और मेरा मानना है कि ये जो मेन जो टाइम रहा था वो 1979 से 83 तक का रहा था। तो ये उन 4-5 सालों की बात है जब ये जो समय था वो इतना तेज़ी से नहीं था, जो कम्युनिकेशन होता था, इतने सोर्सेज नहीं थे। तो बताते हैं इस जानकारी को पहुंचने में करीबन 1 महीना या फिर 6 हफ्ते तक भी लग जाते थे, जब वो रविंद्र कौशिक के पास से निकलती थी भारत पहुंचने के लिए खुफिया एजेंसी के पास। तो करीबन 1 महीने तक का इस जानकारी को पहुंचने में समय भी लग जाता था। इस बीच रविंद्र कौशिक ने, क्योंकि उन पर शक ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में एक वहाँ की महिला से शादी भी कर ली। अमानत नबी उस महिला का नाम था। एक बताते हैं कि जो महिला थी वो पाकिस्तान आर्मी के ही, और उन्होंने ये भी इस तरह से किया था कि किसी को शक ना हो। पाकिस्तान आर्मी में ही, मिलिट्री में ही, एक बताते हैं कि आर्मी यूनिट के एक टेलर हुआ करते थे, उनकी लड़की थी अमानत नबी, उससे उन्होंने शादी कर ली, उससे निकाह कर लिया, और इसके बाद में उससे भी अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो अपनी पहचान थी, असल पहचान कि वो एक भारत के रविंद्र कौशिक है, वो नबी अहमद शाकिर नहीं है, इसको भी उन्होंने छुपा के रखा था। इस महिला के साथ में उनका एक बेटा भी हुआ, अरीब उसका नाम था। और अभी तक ये बताया जाता है जो समय के करीबन 5 साल बीत चुके थे, रविंद्र कौशिक खुफिया एजेंट की तरह भारत के पाकिस्तान में रह रहे थे। अब इस बीच होता क्या है कि साल आया 1981, 1981 का साल आता है। भारत में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी, छोटे भाई की यहाँ पे शादी होनी थी। इसके लिए रविंद्र कौशिक को की जो थे लेटर्स के माध्यम से, कभी कभी उनकी लेटर्स के माध्यम से वो कनेक्ट भी रहते थे घर वालों के साथ में, और घर वालों को इस तरह की बात बताई हुई थी कि वो दुबई में काम कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट रहते थे। घर वालों ने बताया कि आपके छोटे भाई की शादी है। तो अब 1981 में वो शादी में यहाँ पे भारत आना चाहते थे, अपने घर राजस्थान में। इसके लिए उन्होंने एजेंसी के अफसरों से, रॉ के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद में रॉ के अधिकारियों ने और रविंद्र कौशिक ने एक प्लान डिसाइड किया। ये प्लान इस तरह का था कि रविंद्र कौशिक, जो कि पाकिस्तान आर्मी में नबी अहमद शाकिर के नाम पर काम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान अपने आर्मी के अधिकारियों को कहा कि वो उम्रा के लिए, उम्रा करने के लिए वो सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे छुट्टियाँ मांगी। छुट्टियाँ उन्हें मिल जाती हैं उम्रा करने के लिए। अब वो सऊदी अरेबिया जाने वाले थे, पाकिस्तान आर्मी को पता था, उनके अधिकारियों को पता था, लेकिन असल में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पहुँचते हैं, वहाँ से दुबई पहुँचते हैं, दुबई के रास्ते वो भारत आ जाते हैं। अपने भाई की शादी में घर पे आए। घर पे आने के बाद में घर वालों ने काफ़ी समय बाद उनको देखा था, तो उसके बाद में उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे हैं। वो कई सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि ये सारे गिफ्ट दुबई के हैं, मैं दुबई में वहाँ पे इन गिफ्ट्स को मैंने खरीदा है, और मैं वहीं पे एक काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। घर वालों ने इसके बाद कहा कि आपकी शादी आपकी भी करवा दी जाए अब। तो उन्होंने ये बता दिया घर वालों को फाइनली कि उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने दुबई में शादी कर ली है। पिताजी को जब ये पता चला तो उनको काफ़ी ज़्यादा शौक लगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा भी है, तो और ज़्यादा शौक लगा। तो ये सब चीज़ें जब चलती हैं, इसके साथ ही घर वाले थोड़ा सा नाराज़ भी हुए, लेकिन उसके बाद, क्योंकि अब वो शादी भी कर चुके थे, घर वालों ने कहा आखिर ये तो बता दीजिए कि आपका असल में काम क्या है, आप क्या करते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ, आई एम सर्विंग माई कंट्री। तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी अपने घर वालों से कि मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। इसके बाद ही जब शादी खत्म होती है छोटे भाई की 1981 में ही, वो भारत से वापस पाकिस्तान लौट जाते हैं। घर वालों को ये पता था कि वो दुबई जा रहे हैं, लेकिन असल में वो पाकिस्तान के लिए वापस रवाना हो चुके थे। और ये रविंद्र कौशिक की उनके घर वालों से आखिरी मुलाकात थी। रविंद्र कौशिक को यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में कई प्रमोशंस भी मिले। जब वो अपनी इस जॉब में थे, पाकिस्तान में खुफिया एजेंट थे भारत के, और पाकिस्तान आर्मी में दाखिला ले चुके थे, इसके बाद उन्हें करीबन 5 साल बीत चुके थे। 5 साल बीतने के बाद ये बताया जाता है कि उन्हें कई सारे प्रमोशंस मिले, और प्रमोशन मिलने के साथ ही वो मेजर की रैंक तक पहुंच चुके थे पाकिस्तान आर्मी में। और आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पर एक शख्स भारत का, जो कि खुफिया एजेंट है, वो पाकिस्तान की आर्मी में है, तो उसको कितनी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन, कई इंपॉर्टेंट ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जो वो भारत तक, हमारी
खुफिया एजेंसी तक भेज सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। बताते हैं कि एक बार उनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन से हजारों सैनिकों की जान बची थी, हमारे हजारों सैनिकों पर अटैक होने से बचाया गया था। साल 1979 से 1983 ये वो साल बताए जाते हैं जिस बीच रविंद्र कौशिक का जो कंट्रीब्यूशन था वो इतना ज़्यादा सराहनीय था कि उस समय पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें टाइटल दिया था द ब्लैक टाइगर के नाम से। द ब्लैक टाइगर के यहाँ पे टाइटल जो था वो मिल चुका था रविंद्र कौशिक को। लेकिन अब इस बीच में एक और चीज़ होने लगी थी। हुआ ये था कि पाकिस्तान आर्मी और जो उसकी खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ये नहीं समझ पा रहे थे कि हर बार वो जो भी प्लान करते हैं भारत के ऊपर अटैक करने का या कोई भी कदम उठाने का, इसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो रही है, इसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुंच कैसे जाती है। ये सब पता लगाने के लिए बताया जाता है कि 1982 से 83 के बीच में, इस एक साल 1.5 साल के बीच के अंदर, पाकिस्तान की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है और जो आईएसआई है, उन्होंने सर्विलांस करना शुरू किया था कई सारे अधिकारियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों के ऊपर। इन सब के बीच में नबी अहमद शाकिर भी थे, जो कि असल में रविंद्र कौशिक थे। नबी अहमद शाकिर पर भी इन लोगों को शक होने लगा था। वो उनके बारे में भी पता करना शुरू कर दिया। जब पता किया गया तो पाकिस्तान आर्मी को ये समझ में आया, जो बाद में स्टेटमेंट्स भी बाद में रिलीज हुए हैं कि किस तरह से पता किया गया था इनके बारे में, क्यों शक इन पर हुआ था रविंद्र कौशिक पर। तो समझ में ये आया उन्हें कि पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर के कोई रिश्तेदारी नहीं है, पाकिस्तान में उनके कोई भी रिलेटिव्स ही नहीं है। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो शक था वो मजबूत होता गया। और उसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो पाकिस्तान की सीआईयू थी, उसने यहाँ पे पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर पर यानी रविंद्र कौशिक पर नज़र रखना शुरू कर दिया। और ये सब नज़र जब वो रख रहे थे इस एक साल के बीच में, इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था कि 8 साल से जो अंडर कवर एजेंट हमारे रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका ये जो अंडर कवर एक तरह से उनका 8 साल से चला आ रहा था, जो उनका एक पर्दा था, वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होने वाला था और वो अब मुश्किलों में पड़ने वाले थे। तो ये साल था 1983। भारत से इसी बीच में एक और खुफिया एजेंट को, जिसका नाम था इनायत मसीह को यहाँ से पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान इनायत मसीह को भेजा गया था रविंद्र कौशिक से कुछ दस्तावेज उन्हें देने के लिए, उनसे कुछ जानकारी लेकर वापस आने के लिए। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि मसीह को इसलिए भेजा गया था, इनायत मसीह को, जिससे वो एक छोटे ब्रेक के लिए, एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रविंद्र कौशिक को भारत वापस ला सकें कुछ समय तक। तो इसके लिए उन्हें भेजा गया था क्योंकि रविंद्र कौशिक 8 साल तक लगातार पाकिस्तान में अब काम कर चुके थे और 8 साल से खुफिया जानकारी भेज रहे थे। तो ये बताया जाता है कि 83 का ये वो साल था जब इनायत मसीह एक अंडर कवर एजेंट को एजेंसी के पाकिस्तान भेजा गया था रविंद्र कौशिक को लाने के लिए। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि सितंबर 1983 की बात बताते हैं। सितंबर 1983 का वो महीना था जब इनायत मसीह जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, इस बीच में उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई ने पकड़ लिया। बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री और जो आईएसआई है वो उनसे इंटेरोगेशन करती है और इनायत मसीह ने इंटेरोगेशन में यहाँ पे सब कुछ बता दिया। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे, क्या आपका मकसद था। उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ पे रविंद्र कौशिक, जो कि नबी शाकिर अहमद के नाम पे आपकी आर्मी में काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिलने के लिए आया था और वो इस समय पे आपकी आर्मी में मेजर के रैंक तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो भारत के एजेंट हैं। ये सब चीज़ें जब बता दी गई, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने, जो आईएसआई के और आर्मी के लोग थे, उन्होंने एक जाल बिछाया, एक ट्रैप बिछाया रविंद्र कौशिक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि वो उन पर जासूसी का मुकदमा भी चलाना चाहते थे। रविंद्र कौशिक को एक पार्क में बुलाया जाता है और ये पूरा प्लॉट था पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा बनाया हुआ। रविंद्र कौशिक को एक पार्क में इनायत मसीह से मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ देर रुकते हैं, समय मुताबिक वहाँ पे पहुँच चुके थे। कुछ देर रुकने के बाद में अचानक से जब इनायत मसीह वहाँ से जाने लगे तो आईएसआई और पाक आर्मी के लोगों ने आके उस पार्क के अंदर रविंद्र कौशिक को रंगे हाथ पकड़ लिया। रविंद्र कौशिक को यहाँ पे जासूसी के चार्जेस में पकड़ लिया जाता है। एक एजेंट की ही गलती से, भारत के ही एक एजेंट की गलती से, हमारे एक शानदार अंडरकवर एजेंट यहाँ पे पाकिस्तान में, जो कि 8 साल से रह रहे थे, अपना काम शानदार तरीके से कर रहे थे, वो पकड़े जाते हैं। रविंद्र कौशिक को पकड़कर यहाँ पे सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाती है आईएसआई। उस इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाके उनसे ब्रूटली उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें तड़पाया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है। इसके बाद में उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इंटेरोगेट किया जाता है, 3rd डिग्री दी जाती है। जासूसी का उन पर मुकदमा लगाया गया था। अब ये 83 में पकड़े गए थे 1983 में, और करीबन 2 साल बीत जाते हैं, 85 आ जाता है। 85 में, साल 85 1985 में पाकिस्तान की कोर्ट ने यहाँ पे रविंद्र कौशिक को डेथ पेनल्टी सुनाई, उनको सज़ा सुनाई डेथ पेनल्टी की।
लेकिन इस पनिशमेंट को, इस सज़ा को बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, आजीवन कारावास के लिए। पहले उन्हें सियालकोट जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके कोट लखपत जेल में रखा गया और इसके बाद में शिफ्ट किया जाता है मियांवाली जेल में। मियांवाली जेल में इनको पहुंचा दिया जाता है। इस बीच में लगातार ये 2 साल भी निकल चुके थे और आगे के जितने साल अब निकलने वाले थे, हर दिन उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था। और इस सब के चलते यहाँ पे रविंद्र कौशिक को टीबी हो जाता है। उन्हें टीबी हो जाता है, उन्हें हार्ट की डिसीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। करीबन 18 साल निकल चुके थे। 1985 से 1983 में पकड़े गए थे। 1983 से लेके 2001 आ जाता है, 2001 आ गया। ये 18 साल निकल चुके थे, वो पाकिस्तान की जेल में रह रहे थे। इस बीच में उन्हें कई बार, उन्होंने बताया जाता है कि 6 से 7 बार अपनी फैमिलीज़ को खुफिया तरीके से जेल से खत पहुंचाए, लेटर्स पहुंचाए अपनी जानकारी देने के लिए। भारत में उनके घर वालों तक जब ये लेटर आए तो बताया जाता है एक वाकया कि एक बार एक लेटर आया जो भारत में रविंद्र कौशिक के घर के बाहर पड़ा हुआ था। साइड में एक लेटर पड़ा हुआ था। जब उनकी बहन ने लेटर खोलकर देखा तब उन्हें रविंद्र कौशिक की हालत के बारे में पता चला कि असल में उनके साथ में हुआ क्या है, वो कहाँ पे है। जब उन्हें ये बात पता चली तो बताया जाता है कि जर्नलिस्ट दिलीप सिंह की एक रिपोर्ट है जो वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली से जब ये कांटेक्ट किया था, इसके बाद फैमिली ने प्रधानमंत्री जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद जो बाकी प्रधानमंत्री जो रहे, इस बीच में कई और होम मिनिस्टर जो रहे, तो इन सब से लगातार में अर्जी लगाई, उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें वापस भारत लाया जाए पाकिस्तान से। उस जेल में वो हैं, वहाँ से उन्हें निकाला जाए। वो वहाँ पे भारत के खुफिया एजेंट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन ये बताया जाता है, सामने जो खबरें आती हैं, कि जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी इस पर कोई अमल नहीं किया, कभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ तक कि ये भी रिफ्यूज़ कर दिया गया था एजेंसी के द्वारा और ये भी भारत सरकार के द्वारा कि वो भारत के स्पाई हैं, वो भारत के खुफिया एजेंट बनकर वहाँ पे गए थे, या ये हमारे खुफिया एजेंट हैं। इस बात को मानने से भी यहाँ पे मना कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये जो रविंद्र कौशिक की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद भारत सरकार का जो रवैया था उनके तरफ, उससे वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से उन्हें त्याग दिया गया था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। और यही जो दुख था उनका, वो उनके एक लेटर में भी सामने आता है, जब उन्होंने लिखा था कि भारत जैसे बड़े देश के अंदर कुर्बानी देने वालों को क्या यही सब मिलता है। ये उन्होंने लिखा हुआ था। इसके बाद करीबन 18 साल ये जो बीत चुके थे, 2001 आ चुका था। नवंबर 2001 की बात बताते हैं कि नवंबर 2001 में पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज़, हृदय रोग से, यहाँ पे नवंबर 2001 में भारत के वीर सपूत, हमारे शेर दिल रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। पाकिस्तान की मियांवाली जेल में उनकी मौत हुई। जेल के पीछे ही उन्हें एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। और इसके बाद नवंबर 2001 में ही एक आखिरी लेटर जो था वो भारत में रविंद्र कौशिक के परिवार के पास में पहुंचता है। और ये लेटर था, इस बार वो लिखा था कोट लखपत जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि लंबी बीमारी के चलते जेल में ही रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान के अंदर मौत हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये खत का जिक्र मिलता है, एक लेटर का जिक्र मिलता है, जिसमें उन्होंने, जो रविंद्र कौशिक थे, उन्होंने अपनी मौत के सिर्फ 3 दिन पहले इस लेटर को वहाँ से लिखा था। तो ये वो लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैं अमेरिका में होता तो 3 दिन के भीतर मुझे इस जेल से निकाल लिया जाता। तो एक ऐसा खत भी यहाँ पे मिला। भारत में जो उनके परिवार थे, उन्होंने भारत सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रविंद्र कौशिक को जेल से छुड़ाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई, मानवीय तौर पर भी, मानवीय आधार पर भी कोई कोशिश यहाँ पे नहीं की गई। एक खत में उनकी जो माँ थी अमला देवी जी, उन्होंने ये भी लिखा, सरकार पर यह भी आरोप लगाया था कि जब वो अपने आखिरी दिन जी रहे थे, जब वो मरने के एकदम हालात पे थे, कगार पे थे, उस समय भी उनको दवाइयाँ तक नहीं पहुँचाई गई सरकार के द्वारा। ये सारी चीज़ें बताई गई। उनकी माँ ने यह भी लिखा था, जबकि उनकी जो सूचनाएं जो उन्होंने भेजी हैं इस बीच में, करीबन 20,000 सैनिकों तक की जान यहाँ पे बची है, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं किया गया। उनके परिवार ने सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए थे। उनकी डेथ के बाद रविंद्र कौशिक की परिवार को हर महीने करीबन 500 रुपये मिलते थे, मदद मिलती थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई थी। लेकिन इस मदद को भी 2006 में रविंद्र कौशिक की जो माँ थी अमला देवी, उनका जब निधन हुआ 2006 में, इसके बाद ये मदद भी बंद कर दी गई। एक इस तरह की पूरी जो चीज़ है वो जो पूरा, क्या कहेंगे आप इसको, कि एक हमारे एजेंट के साथ में इस तरह का अगर बर्ताव होता है तो ये गलत ही है। तो ये यहाँ पे किया गया। जो उनके भाई हैं राजेश्वर नाथ कौशिक, छोटे भाई रविंद्र कौशिक के, उनका हमेशा से ये कहना रहा कि हमें पैसे से मतलब नहीं है, जितनी भी आप मदद कर दें हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जो लड़ाई थी वो यही थी कि हम अपने भाई को वापस ला सकें,
उनके परिवार का एक लड़का, उनका जो सपूत, भारत का एक वीर सपूत भारत वापस आ सके, इस चीज़ की लड़ाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं अब कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एटलीस्ट किया जाए, उसे माना जाए कि वो भारत के एजेंट थे और उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। तो ये जो आज का एपिसोड है हमारा, ऐसे कई सारे हमारे अनसंग हीरोज़ रहे हैं भारत के, कई सारे ऐसे हमारे जासूस रहते हैं। ये किसी से बात छुपी नहीं है कि देश जो होते हैं, ऐसे कई सारे देश हैं जो एक दूसरे के देश में ऐसे एजेंट्स को भेजते हैं, रेसिडेंट एजेंट्स को भेजते हैं, वहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोग काम करते हैं। ऐसे कई सारे अनसंग हीरोज़ हैं, कई सारे इंडियन स्पाइज ऐसे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन इंडियन स्पाइस के लिए कोई भी मेमोरियल आज तक नहीं बना है, कोई भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहना उसकी नहीं की गई है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिससे हम याद कर सकें, हमारे जहन में रख सकें भारत के वीर सपूत शेरदिल रविंद्र कौशिक को। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको रविंद्र कौशिक के जो एपिसोड के लिए, जो द ब्लैक टाइगर के लिए आप लोग कई दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि कमेंट सेक्शन में आप हर बार कमेंट करते थे कि आपको एक वीडियो इस पर चाहिए, तो आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी जो आपके रुझान है, जो आपको किस तरह का ये एपिसोड लगा, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद रहती है हमेशा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला पाएँ, अच्छी से अच्छी रिसर्च करके ला पाएँ। लेकिन इस कहानी के बारे में आपको एक और चीज़ बता दें कि रॉ के जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने बाद में, जो फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने बाद में किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने, कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये कहा है, सारे ऑफिसर्स नहीं लेकिन कुछ ऑफिसर्स उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो रविंद्र कौशिक की पूरी स्टोरी है, जिसको ये बताया गया कि वो पाकिस्तान आर्मी में एलएलबी करने के बाद में मेजर बन चुके थे और आगे जाके पहुंच के उन्होंने सेना में काम किया पाकिस्तान की और इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। कई ऐसे ऑफिसर हैं जो इसको नकारते हैं, वो कहते हैं कि ये एक तरह से पूरा फिल्मी प्लॉट है, ये एक फिल्मी कहानी है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं नकारता कि रविंद्र कौशिक एक भारतीय एजेंट थे जो कि पाकिस्तान में जाके रहे थे। तो ये हमारा एक प्रयास था उनको सलाम देने का, भारत के वीर सपूत रविंद्र कौशिक को। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कई सारे कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ लेकर आया है और उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा VJ Live, ये कोड लगाने से, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, एक बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। बाकी कोई भी सवाल जवाब हो, कुछ भी बातचीत करनी हो, मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ सकते हैं। आइए बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।